हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। डेली बेसिस की तरह रोज़ सुबह 11 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि मेरे द्वारा बाइलिंगुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर कराए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे रोज़ सुबह 11 बजे। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे 11 बजे ये क्लास के तुरंत बाद आपका टेस्ट होता है करंट अफेयर का। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करते हुए चले, और इसके बाद आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू पोर्शंस होंगे, उसको जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपका जज एक तरीके से आप अपने आप को जज कर सकें कि हाँ, आपका रिवीजन जो हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है और आपको और कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट यहाँ पे कवर करेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा बताई जा रही है। टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस अ डे। एक दिन में कम से कम एक बार अपने से बात करके जरूर देखें, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अन्यथा इस दुनिया में सबसे बेहतरीन पर्सन से मुलाकात करना आप मिस कर देंगे। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। भले ही ज़िंदगी आपके डेली बेसिस पे दिनचर्या में जितना भी व्यस्त शेड्यूल क्यों ना हो, थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें और अपने प्लानिंग्स को लेकर के आप थोड़ा सा उसके बारे में थिंक करें। फ्यूचर्स को लेकर के किस तरह से आप उसको प्लान करते हैं अपने एम तक पहुंचने को लेकर के, और किस तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ऊपर सारा फोकस करते हुए आपको चलना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। आज है 16 मई। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने इंपॉर्टेंट डेज से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिवार के रूप में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब? हर वर्ष इसको 15 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह आपका 15 मई को यहाँ पे मनाया जाता है। It is celebrated majorly to highlight the significance of the family as well as its value। यह परिवार के महत्व के साथ साथ इसके मूल्य को उजागर करने के लिए प्रमुख रूप से इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। मतलब फैमिलीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, फैमिलीज़ का जो रोल है आपके लाइफ में, फैमिलीज़ किस लेवल पे आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लाइफ को लेकर के, उसके इम्पॉर्टेंस को, उनकी महत्वपूर्णता को, उनकी सिग्निफिकेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, इसको यहाँ पे ये दिवस के रूप में यहाँ पे डेडिकेट करते हुए। ठीक है, इन 1993 इनके मूल्य को उजागर करने के लिए प्रमुख रूप से इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। In 1993, the General Assembly decided that May 15 will be observed as the International Day of the Families every year। यानी 1993 में महासभा ने फैसला किया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे? मनाएंगे। ठीक है, तो 1993 से ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, डिसाइड कर लिया गया था, निर्णय ले लिया गया था, फैसला कर लिया गया था कि हर साल हम 15 मई को क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। इस वर्ष का थीम क्या है, विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस वर्ष का जो विषय है वो फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी परिवार और शहरीकरण है। ठीक है, क्लियर? तो ये आज का पहला आपका करंट अफेयर्स था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है ये? आइडेंटिफाई, ये आप त्रिपुरा के न्यू चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है ये? त्रिपुरा के नई सीएम है। नाम क्या है इनका? मनिक साहा। मनिक साहा बने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, तो बिप्लब कुमार देव अब तक थे वहाँ के मुख्यमंत्री। उन्होंने 14 मई 2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया है? रिजाइन दे दिया है। ये ध्यान रखते चलेगा। चलिए, आपका आज का पहला होमवर्क बताइएगा, मुझे बताइएगा होमवर्क, कि जो सीएम होते हैं स्टेट के, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? रिजाइन किसको देते हैं? ठीक है, किसको देते हैं? रेजिग्नेशन किसको देते हैं, किसको इस्तीफा देते हैं, ये आपको बताना है। तो अभी बिप्लब कुमार देव ने 14 मई को अभी रिज़ाइन दिया है, इस्तीफा दे दिया है।
देव हैड टेकन ओथ एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन त्रिपुरा इन 2018। देव ने 2018 में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, शपथ लिया था इन्होंने फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में बीजेपी के त्रिपुरा में 2018 को। राज्यसभा के ये सांसद रह चुके हैं डॉक्टर मानिक साहा, फिर रिप्लेस हिम फॉर द पोस्ट। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर मानिक साहा इस पद के लिए उनकी जगह लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डेंट्री सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर साहा 2016 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। ये पहले किस पार्टी से बिलोंग करते थे? डॉक्टर जो मानिक साहा है ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, 2016 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ये कहाँ पे ज्वाइन हो गए? ये बीजेपी में आकर के शामिल हो गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में ये आकर के शामिल हो गए 2016 में। उसके पहले ये कांग्रेस से के साथ जुड़े हुए थे। ही वॉज अपॉइंटेड स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट इन 2018। तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में ये त्रिपुरा के नियुक्त हुए थे 2018 में, और मुख्यमंत्री के रूप में 2018 में कौन नियुक्त हुए थे? बिप्लब कुमार देव, जो कि 14 मई को इन्होंने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक साहा है। याद रखिएगा त्रिपुरा कहाँ है ये ध्यान रखिएगा। 7 सिस्टर्स का ही एक आपका 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स है, 7 स्टेट्स है जो नॉर्थ ईस्ट में जो आपके पड़ते हैं, उसी में से एक आपका त्रिपुरा भी है। और ये बेसिकली 3 पार्ट से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न एरिया पूरा आपका कवर्ड है त्रिपुरा का बांग्लादेश से। ठीक है, आप देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट पूरा बांग्लादेश से कवर है, साउदर्न पार्ट पूरा बांग्लादेश से कवर है। बस आप देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट सिर्फ ये आपका बाउंड्री जो शेयर कर रहा है असम और मिजोरम के साथ, ये आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है भारतीय राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो। बाकी इसके कैपिटल्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं अगरतला, जो कि वेस्ट त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। दूसरा नंबर न्यूज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हुए चले ताकि बाकी लोग भी ये करेंट अफेयर का पोर्शन रेगुलर बेसिस पे कवर कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं ये हर पीएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। काफ़ी एग्ज़ाम्स में मेरे क्वेश्चंस भी मैच हुए थे, अभी रिसेंट में भी अभी एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें भी आप देख सकते हैं राजस्थान पीसीएस हो गया, फिर हरियाणा पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे मेरे द्वारा पढ़ाया गया करेंट अफेयर का पोर्शंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। बस इसमें आपको अगर आपको करेंट अफेयर को मजबूत करना है, बहुत सारे लोग करेंट अफेयर से डरते हैं, तो मजबूत करना है यानी आपको अगर करेंट अफेयर से डर मिटाना है तो कम से कम मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। ये प्रैक्टिस जो आप रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस में अटेंड करके करेंगे, वही प्रैक्टिस आपके अंदर जो डर है करेंट अफेयर का वो आपका ख़त्म करेगा। ये करेंट अफेयर की क्लास 11 बजे और आपकी जो इसके बाद टेस्ट होती है तो दोनों का अटैम्प्ट करें। तो थोड़ा सा जो थोड़ा सा हिचक है करेंट अफेयर को लेकर, बहुत सारे लोग करेंट अफेयर का सब्जेक्ट उठाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या पढ़ना है इसमें, इसका तो सिलेबस ही लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो सब चीज़ हो जाता है, बस आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। कल सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे जो कि मेरे द्वारा कवर किया गया है। तो थोड़ा सा अच्छा सा रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपका करेंट अफेयर का पोर्शन बहुत अच्छा जाएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलरिटी यानी निरंतरता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ पे ध्यान जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इनको आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बिलोंग करते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाँ, तो ये बेसिकली वहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन सैयद वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, चुने गए हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ के? यूएई के। तो शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के अगले राष्ट्रपति यहाँ पे चुने गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो
वहाँ के फेडरल सुप्रीम काउंसिल हैज़ इलेक्टेड अबू धाबीज क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। तो किन्होंने इनको सेलेक्ट किया है? तो संयुक्त अरब अमीरत की संघीय सर्वोच्च परिषद फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरत के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे चुना है। ही हैज़ रिप्लेस्ड शेख खलीफा बिन जैद अल नहियन। उन्होंने किनको रिप्लेस किया है? शेख खलीफा बिन जैद अल नहियन का स्थान इन्होंने लिया है, जिनका मई 2022 में निधन हो गया था। अभी रिसेंट में ही इनका निधन हो गया और इन्हीं के जगह पर अब अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं शेख मोहम्मद बिन जैद, ये ध्यान रखिएगा। Mohammed bin Zayed, the former president's half brother, has been the de facto ruler of the UAE for years now, particularly after Khalifa suffered a stroke in 2014. पूर्व राष्ट्रपति के सौतेले भाई मोहम्मद बिन जायद, ठीक है, मोहम्मद बिन जायद पूर्व राष्ट्रपति के सौतेले भाई मोहम्मद बिन अब वर्षों से संयुक्त अरब अमीरत के वास्तविक शासक रहे हैं। तो ये पहले से ही डी फैक्टो रहे। ये एक पॉलिटिकल टर्म है, डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब सिंपल सा पॉलिटिकल टर्म्स में क्या होता है? डी फैक्टो। एक होता है डी फैक्टो, याद रखिएगा, एक होता है पॉलिटी में पढ़ाऊंगा डी फैक्टो, और एक होता है डी जूरी। डी जूरी, डी फैक्टो मतलब होता है रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक अधिकारी जो एक्चुअल में काम करता है, और दूसरे होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मनोनीत अधिकारी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में डी फैक्टो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सालों से ये रहे हैं, खासकर खलीफा को 2014 में स्ट्रोक का सामना करने के बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं अगले राष्ट्रपति यूएई की कौन होंगे? शेख मोहम्मद बिन जायद, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर कहाँ पे है वर्ल्ड में? यूएई। यूएई आपको पश्चिमी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अरब सागर के बाद आप देख सकते हैं, अरब सागर के बाद आप थोड़ा सा और लेफ्ट आएंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। ओमान की खाड़ी, ओमान के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। यहीं से आप देख सकते हैं ऊपर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अबू धाबी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दुबई देख सकते हैं, शारजा देख सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है, अरब की खाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फारसी की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान। लोकेशन थोड़ा सा याद रखते हुए चलेगा, कौन कौन से कंट्री को यहाँ पे टच कर रहा है, देख सकते हैं ओमान को यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया यहाँ पे टच कर रहा है, कतर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल दोहा है, ठीक है। तो ये सब पड़ोसी आप देख सकते हैं। वैसे टच तो सिर्फ सऊदी अरेबिया और ओमान को कर रहा है, लेकिन पड़ोसी में आप देख सकते हैं कतर भी है, और ऊपर में ईरान भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, भारत सरकार दूरसंचार विभाग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया गति शक्ति संचार पोर्टल। दूरसंचार विभाग ने गति शक्ति संचार पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे मंत्री आप देख सकते हैं, केंद्रीय संचार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड रेलवेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये सारे मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव जी के पास है। 14 मई को केंद्रीकृत राइट ऑफ वे अनुमोदन के लिए देख सकते हैं गति शक्ति संचार पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स ऑन 14 मई 2022, यानी गति शक्ति संचार को इन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स के लिए। ये पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा? पोर्टल को एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया भाई, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इस पोर्टल को क्या किया गया, वेबसाइट को क्या किया गया, विकसित किया गया, डेवलप किया गया। ये पोर्टल विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी टीएसपी के आवेदकों को एक सामान्य एकल पोर्टल पर आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। द पोर्टल विल इनेबल एप्लीकेंट्स फ्रॉम वेरियस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स TSP to apply at a common single
पोर्टल, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा किस विभाग की तरफ से गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार विभाग की तरफ से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने वाले कौन है, अश्विनी वैष्णव, ये ध्यान रखिएगा। पेंशन से रिलेटेड न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको रीस्टोर किया गया है, और रीस्टोर करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाले पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाले छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। आप देख सकते हैं पहला स्टेट है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या कर रहा है, रीस्टोर करने वाला है, ताकि वो एक तरह से जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पे एक एस्योर्ड इनकम प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो सुनिश्चित आय को प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया गया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंट अ प्रपोजल टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ ₹17,000 करोड़ एक्योर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम सिंस नवंबर 2004। राज्य सरकार ने नवंबर 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अर्जित 17,000 करोड़ रुपए की निकासी के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम गिव्स 50% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरीज एज ए पेंशन। आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी के वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है। ये ध्यान, मतलब जितनी सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे उनकी होगी, रिटायरमेंट के बाद उनको 50% उनके सैलरी का उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर सपोज कीजिए किसी की सैलरी 40,000 है जिसमें वो रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनको 20K यानी 20,000 उनको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ यह पहला राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट्स थोड़ा सा लोकेट कर लेते हैं, ये भारत के एकदम सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड पड़ोसी राज्य आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बाउंड्री को टच कर रहा है, मध्य प्रदेश के बाउंड्री को टच कर रहा है, महाराष्ट्र के बाउंड्री को टच कर रहा है, उड़ीसा को टच कर रहा है, तेलंगाना को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। आप देख सकते हैं, तो लगभग 7 राज्यों को ये आपका टच करता है। ये छत्तीसगढ़ और इसका कैपिटल है रायपुर। ठीक है, रायपुर, डन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से, कैलिफोर्निया से। आप देख सकते हैं स्पेस एक्स लॉन्चेस स्टारलिंक सैटेलाइट्स, आप देख सकते हैं। तो स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया से स्टारलिंक उपग्रह को यहाँ पे लॉन्च कर दिया, कैलिफोर्निया से, याद रखिए कैलिफोर्निया। तो 53 सैटेलाइट्स जो कि इंटरनेट कॉन्स्टलेशंस के हैं, जिसको ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए 13 मई को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से, कैलिफोर्निया से। स्पेस एक्स रॉकेट ने 13 मई 2022 को कैलिफोर्निया से ब्लास्ट करने के बाद स्टारलिंक इंटरनेट तारामंडल के लिए 53 उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाएगा। टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में ये पहुंचाएगा, तो ये 53। द फाल्कन 9 बूस्टर लिफ्टेड ऑफ, रॉकेट्स कौन से थे, रॉकेट का नाम फाल्कन 9 बूस्टर, याद रखिए, लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द वंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस। तो यहाँ से बेसिकली इसको लॉन्च किया गया। तो फाल्कन 9 बूस्टर वंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, स्टारलिंक इज अ स्पेस बेस्ड सिस्टम that SpaceX has been building for years to bring internet access to underserved areas of the world. ठीक है, underserved areas of the world. ठीक है, तो स्टारलिंक एक अंतरिक्ष आधारित प्रणाली है, स्पेस बेस्ड सिस्टम है, जिसे स्पेस एक्स दुनिया के कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच लाने के लिए वर्षों से बना रहा है। मतलब जो रीजनल एरिया है जहाँ पे बेसिकली इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ये बेसिकली क्या करता है, वहाँ पे ये
इंटरनेट को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इंटरनेट के एक्सेस को वहाँ पे अनडिजर्व्ड एरिया को किसी चाहे वर्ल्ड में किसी भी एरिया में क्यों ना हो, वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर, डन। कैलिफोर्निया एक बार देख लेते हैं। कैलिफोर्निया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेसिकली अमेरिका का एकदम अगर मैं बोलूँ पश्चिमी एरिया कि अगर हम लोग बात करें वहाँ पे आपको ये कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। ये अमेरिका का पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट में ये है कैलिफोर्निया, ये ब्राउन शेडेड पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे मैक्सिको आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इधर प्रशांत महासागर है। ठीक है, सैक्रामेंटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल है। और यहाँ बेसिकली इसको जो लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है यहीं पे वंडरबर्ग एयरफोर्स बेस की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, वंडरबर्ग एयरफोर्स बेस की बात करें तो ये बेसिकली यहीं पर है, इसी जगह पर है, इसी जगह पर कहीं पे ये आपको देखने को मिलेगा, युवा सिटी के पास। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये बेसिकली हैदराबाद का न्यूज़ है, देख सकते हैं। अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है किस चीज़ का, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा कहाँ पे, ये आपका हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अमित शाह ने हैदराबाद में खोली राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब, आप देख सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मई को, दिन कौन सा था, कल ही के दिन में, हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी एट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस इन हैदराबाद। तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का उद्घाटन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। NCFL will speed up the process for disposal of the cybercrime cases in the country। तो इसका काम क्या होगा, यानी जितने भी देश में साइबर अपराध हो रहे हैं उसके मामलों को निपटान की प्रक्रिया को ये और तेज करेगा। मतलब जल्दी से जल्दी जितने भी साइबर केसेस हो रहे, साइबर क्राइम हो रहे, उसका ये निपटारा करेगा, डिस्पोज करेगा। The lab has been set up under the Cyber and Information Security Division MHA at an estimated cost of about 35.51 करोड़ रुपीस। आप देख सकते हैं 35.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से साइबर सूचना सुरक्षा विभाग MHA के तहत लैब की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो याद रखिएगा, तो उद्घाटन जो किया गया वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया और ये किया गया हैदराबाद में। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो बेसिकली इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 मई। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 मई, प्रवासी पक्षी दिवस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सेकेंड सैटरडे मई का और सेकेंड सैटरडे अक्टूबर का, मई और अक्टूबर में बेसिकली दूसरे सैटरडे को इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में इसको 14 मई को यहाँ पे देखा गया और 8 अक्टूबर को यहाँ पे आने वाले टाइम पे भी इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। यह दिन प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ये राइज करता है अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट माइग्रेटरी बर्ड्स फेस। जो प्रवासी पक्षी है उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, उनके सामने जो भी समस्या आती है उसके बारे में ये क्या करता है, जागरूकता फैलाता है ताकि वो प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द निपटारा जा सके। इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स इज द थीम ऑफ द कैंपेन फॉर 2022। तो प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव 2022 के अभियान का विषय है। तो याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यानी प्रकाश प्रदूषण प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, उसका प्रभाव इस वर्ष का विषय है। कब से इसको सेलिब्रेट किया गया है,
तो इस दिन की शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको सेलिब्रेट किया गया था 2006 से, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है SEA गेम्स के बारे में। SEA गेम्स, ठीक है, SEA गेम्स को यहाँ पे होस्ट यहाँ पे करने जा रहा है कौन? मलेशिया। कौन करने जा रहा है? मलेशिया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, मलेशिया। और 2029 में कौन करेगा? ये करेगा सिंगापुर। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मलेशिया टू होस्ट 2027 SEA गेम्स सिंगापुर इन 2029। 2027 में मलेशिया जो है वो मेजबानी करेगा। ठीक है, और सिंगापुर 2029 में। Malaysia will host the 2027 SEA Games and Singapore 2029 edition. The 2021 Games in the Vietnamese capital Hanoi were delayed 6 months because of COVID and are set to officially open on 19 May. देखिए 2021 में जो बेसिकली SEA गेम्स होने वाला था वियतनाम के कैपिटल हनोई में, जो कि 6 महीना डिले से हो रहा है कोविड के वजह से। ये ध्यान रखिएगा, कोविड की वजह से। तो अब इसको यहाँ पे हनोई में कब से ये हो रहा है? ये 19 मई से होगा। ठीक है, ठीक है। 2023 में ये साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो है वो कंबोडिया में होगा। ठीक है, 2025 में कहाँ पे होगा? ये आपका कैपिटल बैंकॉक, आप देख सकते हैं, बैंकॉक में होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। 2021 का कहाँ पे हो रहा है? 2021 का हो रहा है हनोई में। कहाँ पे हो रहा है? हनोई में, ये ध्यान रखिएगा, वियतनाम का कैपिटल। 2023 की बात करें तो कंबोडिया में हो रहा है। ठीक है, 2025 की बात करें तो बैंकॉक में हो रहा है। 2027 की बात करें मलेशिया में हो रहा है। 2029 मतलब 2029 तक आपको SEA साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के बारे में पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए कि कौन इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, लोकेशंस और मलेशिया का मैं आप लोग को दिखा दूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पे जावा सी है। भूमध्य रेखा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और ये जो लाइट कलर्ड पोर्शन है ये आपका मलेशिया। माउंट तहान 7186 फीट ऊंचाई पे आपको देख सकते हैं। तो ये मलेशिया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वियतनाम आप देख सकते हैं। थाईलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलीपींस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बालाबाक स्ट्रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मलेशिया यहीं पे आपका 2027 में होगा। सिंगापुर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंगापुर ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पे आपका 2029 में होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2021 का 19 मई से होगा। ठीक है, थाईलैंड में आपका 2025 को होगा। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। 48 साल की उम्र में इन्होंने जो मतलब एक बार वापस से ये पहुँच गए कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट वापस क्लाइंब कर ली, ध्यान रखिएगा। और ये पहली, दूसरी, तीसरी बार नहीं है, ये लगभग इन्होंने 10वीं बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली शेरपा महिला ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। आप देख सकते हैं 10वीं बार लोग एक टाइम क्लाइंब करने के लिए सोचते हैं, ये 10 बार वो चोटी पे पहुँच चुके।
48 वर्षीय नेपाली महिला कहाँ से बिलोंग करती है? नेपाल से। 12 मई 2022 को 10वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया इन्होंने। एक महिला पर्वतारोही द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की सबसे अधिक चोटी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेरपा ने आखिरी बार 2018 में ये उपलब्धि हासिल की थी। फेलो नेपाली कामी रीता शेरपा होल्ड्स द मैंस रिकॉर्ड ऑफ 26 क्लाइम्स। आप देख सकते हैं एक साथी नेपाली कामी रीता शेरपा के नाम 26 पर्वतारोपण का पुरुषों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेपाल से बिलोंग करती है शेरपा, ठीक है। कामी रीता शेरपा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू, यानी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक को यहाँ पर रिलीज किया गया, ठीक है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी 2020 मिलिट्री ड्रीम्स मीट डिलीवरी, और ये लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, ठीक है। कब? 11 मई को विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली, उपराष्ट्रपति के द्वारा ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया गया एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर्स रिटन बाय डोमेन एक्सपर्ट्स। तो पीएम मोदी के कैबिनेट सहयोगियों और प्रमुख हस्तियों द्वारा लिखे गए अध्यायों का ये क्या है? संकलन है, ठीक है। द बुक इज अ रेयर कंपाइलेशन दैट गिव्स द रीडर्स अ रिंग साइड व्यू ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड आइकॉनिक लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पुस्तक एक दुर्लभ संकलन है जो पाठकों को आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं में से एक के विकास के बारे में बतलाती है। देख सकते हैं, याद रखिएगा। ड्रीम्स मीट डिलीवरी एम वेंकैया नायडू के द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला देख सकते हैं एनटीपीसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो एनटीपीसी यहाँ पे बालिका सशक्तिकरण मिशन देख सकते हैं 2022 का गर्ल एम्पावरमेंट मिशन के रूप में एक इनिशिएटिव ली है एनटीपीसी। यहाँ पे 4 सप्ताह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात कही जा रही है। तो एनटीपीसी ने शुरू किया बालिका सशक्तिकरण मिशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, इनिशिएट किया गया है, यानी देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत यहाँ पे की गई है। 4 सप्ताह तक चलने वाला यह मिशन प्रत्येक बालिका को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, जागरूकता प्रदान करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सप्ताह का ये आपका मिशन है जो कि हर लड़की को यहाँ पे क्या करेगा, एक बेसिक एजुकेशंस प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, स्वास्थ्य उनकी सही करने की बात की जा रही है और उन्हें सेल्फ डिफेंस के बारे में जागरूक करेगा। इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे उनकी कराए जाएंगे इन 4 सप्ताहों में, जहाँ पे उन्हें डांस सिखाया जाएगा, म्यूजिक्स के कुछ टिप्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे, थिएटर्स उनमें प्रैक्टिस करने को लेकर के ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे एनटीपीसी की तरफ से, जो एक पहल स्टार्ट की गई है ताकि हम लड़कियों को सशक्तिकरण बना सकें, सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। अच्छे से सभी को कवर करते हुए चलेगा। इसके बाद आपका टेस्ट होगा तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उसको भी अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छे से करंट अफेयर की क्लासेस कवर करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें,
नहीं समझ में आ रहा है एक बार वापस से रिपीट करें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और टेस्ट देते हुए चले। ये ऑयल प्लांट, ठीक है। और अगर हम लोग ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो आप देख सकते हैं भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इस बार। कब? अप्रैल में। कच्चे तेल का आयात अप्रैल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। मतलब सब रिकॉर्ड का रिकॉर्ड ये बन गया है, सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड इसने बना दिया है जो अप्रैल में जो यहाँ पे आयात किया गया। अप्रैल 2022 में भारत का कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। यानी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग भारत का समुद्री क्रूड आयात अप्रैल में प्रतिदिन 4.8 मिलियन बैरल को पार कर गया। आप देख सकते हैं अप्रैल में पर डे की अगर बात करें तो 4.8 मिलियन बैरल पर डे इन अप्रैल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 5% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रसिया का है, देख सकते हैं। और 2021 में 1% से नीचे, और 2022 क्वार्टर 1 में ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। इराक रिमेन द टॉप सप्लायर, यानी एक दिन में संयुक्त 1.2 मिलियन बैरल के साथ इराक शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा, सबसे ज़्यादा इसने सप्लाई किए, ठीक है, डन। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो कच्चे तेल का हुआ है वो अप्रैल में हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो आयात किया गया वो इराक से किया गया। कहाँ से आप किया गया? इराक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये न्यूज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चांद में प्लांटेशन करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो साइंटिस्ट के द्वारा सक्सेसफुली, यानी सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है पौधों को। कहाँ पे? चंद्रमा की मिट्टी पर, आप देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक विकसित किया। साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बीज रोपे हैं यहाँ की मिट्टी में, मून में, और उससे कलियाँ खिलना स्टार्ट। मून से द सैंपल्स रिट्राइव ड्यूरिंग नासा मिशन इन 1969 1972, 1969-1972 में नासा के मिशन के दौरान लिए गए नमूने बतलाते हैं ये सारी चीज़ें। 12 मई 2022 को they planted seeds of a diminutive flowering weed called Arabidopsis thaliana in 12 small thimble-sized container, each bearing a gram of moon soil, more probably called lunar regolith, and watched as they sprouted and grew. तो उन्होंने आर्बिडोप्सिस थालियाना नामक एक कम फूल वाले खरपतवार के बीज 12 छोटे थिम्पल साइज कंटेनरों में लगाए, जिनसे प्रत्येक में चंद्रमा की मिट्टी का 1 ग्राम होता है। इसे चंद्र रेजालिस्त कहा जाता है और वे अंकुरित और बढ़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो पौधे उगा लिए गए हैं चंद्रमा की मिट्टी पर, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार ये उपलब्धि यहाँ पे हासिल की गई साइंटिस्ट की तरफ से। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पेड एथलेट्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। सबसे ज़्यादा टॉप पे आपको देखने को मिलेगा कौन है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो फुटबॉल से लियोनेल मेस्सी, यही है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल कितना है इनको पे किया गया $130 लास्ट 12 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लेब्रॉन जेम्स, ये बास्केटबॉल प्लेयर्स है, $121.2, ठीक है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो $115 की बात है। नेमार चौथे नंबर पर $95 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेसी दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड एथलेट्स में नाम इनका अर्जित हो गया, यानी वैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं 2022। लियोनेल मेसी ने फोर्ब्स पत्रिका की सूची में अब तक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनने के लिए
$130 मिलियन हासिल किए। फॉर्ब्स की सूची के अनुसार मेस्सी के बाद लॉस एंजलिस लेकर्स के अमेरिकी सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स थे, जिन्होंने $121.2 बिलियन कमाए। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, $115 मिलियन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर है मेस्सी, ठीक है, तो 95 मिलियन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेमार, ठीक है, नेमार देख सकते हैं, $95। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इंटर मिलान क्लिंच इटालियन कप। यहाँ पे 4-2 से विक्ट्री हुआ है जुवेंटस से फाइनल में। 12 मई 2022 को फाइनल में जुवेंटस को 4-2 से हराकर इंटर मिलान को 2022 इटालवी कप चैंपियन का ताज यहाँ पे पहनाया गया। यह उनका 8वां इतालवी कप था। जुवेंटस ने एलेक्सेंड्रो और टुशन लावोहिक द्वारा बनाए गए गोलों के साथ 2-1 की बढ़त लेने से पहले निकोलो बरेला ने इंटर मिलान के लिए शुरुआती सलामी बल्लेबाज यहाँ पे बनाया। इंटर लिफ्टेड देयर फर्स्ट कोपा इटालिया से 2011 के बाद से अपना पहला कोपा इटालिया ने उठाया, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। टॉप 10 इंडियन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप 10 कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे टॉप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं 53वें रैंक में। 2000 रैंक्स में अगर बात करें फॉर्ब्स ग्लोबली वर्ल्ड वाइड की बात करें तो उसमें रिलायंस जो है वो टॉप 100 में आपको देखने को मिलेगा 53। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105 में देखने को मिलेगा। HDFC 153 में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं टॉप 200 के अंदर 3 बैंक आपको देख सकते हैं। रिलायंस टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म ऑन फॉर्ब्स, तो भारत का रिलायंस जो है वो सबसे टॉप पे है, यानी 53वें स्थान पे, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्ब्स के दुनिया भर की सार्वजनिक कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गए, यानी पहले लास्ट ईयर ये 55वें नंबर पर था। फॉर्ब्स ग्लोबल 2004 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की रैंक करता है। बिक्री, लाभ, संपत्ति, बाजार मूल्य, यानी ये सभी चीज़ों को ये क्या करता है, 4 मैट्रिक्स को ये क्या करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद फिर रैंक डिसाइड होता है। रिलायंस जो है वो टॉप रैंक, भारत की सबसे टॉप लेवल की फर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस लिस्ट में। सूची में रिलायंस है क्रम की भारतीय फर्म। इसके बाद भारतीय क्रिकेट, स्टेट बैंक 105वें नंबर पे, HDFC 153वें नंबर पे, ICICI 204 नंबर पे, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको रिलायंस के याद रखना है, खास करके 53वां स्थान है। पहले लास्ट ईयर आपका 55वां था, इस साल 53वां, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा हर एक करेंट अफेयर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको ये कवर होता हुआ चलता है। मिस बिल्कुल भी ना करें, बाकी लोगों को भी ज्वाइन करें, बाकी लोगों को भी इनवाइट करें। करेंट अफेयर की क्लास आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज से मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न हिस्ट्री मैं प्लान कर रहा हूँ स्टार्ट करने का। नोट्स आपको बाइलिंगुअल ही मिलेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके उसको भी वीडियो को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे का टाइमिंग होगा वो वीडियो का, तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी लोग को भी इनवाइट कर लीजिएगा, सभी को बता दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। राइट फ्रॉम द ज़ीरो इसको कवर करते हुए चलेंगे, ताकि सभी लोग टाइमली इसको कनेक्ट कर सके और कोई भी क्लास उनका मिस ना हो, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके जब भी कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड हो। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे आपके सारे डाउट्स को रिवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।